हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का। और आज हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप फॉर यानी कि यूरोप के लिए फसलें। द ब्रिटिश ऑल्सो रियलाइज्ड, जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये महसूस हुआ दैट द कंट्री साइड कुड नॉट ओनली यील्ड रेवेन्यू। जो गांव वाले हैं वो न केवल रेवेन्यू के लिए मान जाएंगे, यील्ड मतलब होता है मान जाना, न केवल वो लोग रेवेन्यू के लिए लगान के लिए मान जाएंगे, बट इट कुड ऑल्सो ग्रो द क्रॉप दैट यूरोप रिक्वायर्ड, और साथ में वो फसलें भी उगाएंगे जो कोई जिनकी ज़रूरत यूरोप को पड़ती है। बाय द लेट 18th सेंचुरी, और लेट 18th सेंचुरी में द कंपनी वॉज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड, और जो कंपनी थी वो कोशिश कर रही थी कि अपने बेस्ट रूप से वो कोशिश कर रही थी कि वो ओपियम एंड इंडिगो की जो कल्टीवेशन है उसको एक्सपेंड कर सके, यानी कि ओपियम और इंडिगो की जो खेती है उसको बढ़ा सके। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड, the Britishers persuaded and forced cultivators in various parts of India to produce other crops। और जो ब्रिटिशर्स थे, persuaded मतलब होता है राज़ी करना, तो persuaded मीन्स राज़ी करना। तो ब्रिटिशर्स ने जो किसान थे, कल्टिवेटर्स थे, उनको राज़ी किया या उन पर दबाव बनाया। फोर्स मतलब दबाव बनाना इंडिया के अलग अलग पार्ट के अंदर कि वो अलग अलग क्रॉप्स को उगाएं, जैसे कि जूट बंगाल के अंदर, टी असम में, शुगर केन यूनाइटेड प्रोविंसेस जो कि उत्तर प्रदेश कहलाता है आज, एंड वीट इन पंजाब, और वीट पंजाब में, एंड कॉटन इन महाराष्ट्र एंड पंजाब, और कॉटन महाराष्ट्र और पंजाब के अंदर ग्रो की जाए, और साथ में जो राइस है वो मद्रास के अंदर ग्रो की जाए। तो ये सारा था कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे वो किसानों पर जोर डाल रहे थे या उनको ज़बरदस्ती तैयार कर रहे थे कि वो अलग अलग फसलों को अलग अलग जगह पर उगाएं। और ज़्यादातर उनकी कोशिश थी कि जो ओपियम और इंडिगो है, ओपियम मीन्स होता है अफीम और इंडिगो मतलब होता है नील, तो इसकी खेती करें। हाउ वॉज दिस डन, और ये सब कैसे हुआ? द ब्रिटिश यूज्ड अ वेराइटी ऑफ मेथड्स, इन्होंने कई प्रकार के मेथड्स को यूज़ किया कि वो कल्टीवेशन को एक्सपेंड कर सकें ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड, ऐसी फसलों की जिसकी कि उनको ज़रूरत है। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट अ स्टोरी वन सच क्रॉप वन सच मैथड ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे एक कहानी लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने मेथड यूज़ किया, कैसे उन्होंने प्रोडक्शन के लिए जो मेथड है वो यूज़ किया। एक स्टोरी है क्रॉप की। तो अगर आप ये दो डायग्राम देखेंगे, फिगर 5 एंड फिगर 6, इसके अंदर फिगर 5 में ये कालमकरी प्रिंट है, 20th सेंचुरी के अंदर इसको प्रिंट किया गया था। और इस प्रकार की जो प्रिंटिंग थी ये आंध्र प्रदेश इन इंडिया के वीवर्स ने इसको बनाया था। और ऐसे ही फिगर 6 के अंदर मॉरिस कॉटन प्रिंट, यानी कि ये कॉटन प्रिंट है जो कि लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर इसको बनाया गया था। और इसको जो डिज़ाइन किया था उनका नाम था विलियम मॉरिस, और इसी वजह इसको नाम दिया मॉरिस कॉटन प्रिंट। एंड आर्टिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी, ये एक पोइट और आर्टिस्ट थे 19th सेंचुरी के ब्रिटेन में। देयर इज़ वन कॉमन थिंग, इन दोनों ही फिगर्स में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि इसके अंदर ब्लू कलर यूज़ किया गया है। बोथ यूज़ अ रिच ब्लू कलर कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, जिसको कि इंडिगो कहते हैं। ये आपने नील देखी होगी, नील का कलर भी ब्लू होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि ये कलर कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स, ये जो ब्लू कलर आपने देखा था इन प्रिंट्स के अंदर, वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम अ प्लांट, ये एक प्लांट से बनता है जिसको कि इंडिगो कहा जाता है। इट इज़ लाइकली दैट द ब्लू डाई, और ये ब्लू डाई के जैसे ही होता है जो यूज़ किया गया है मॉरिस प्रिंट के अंदर 19th सेंचुरी। ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट, ब्रिटेन के अंदर जिसको कि मैन्युफैक्चर किया गया था इंडिगो प्लांट से। और जो इंडिगो प्लांट है वो कल्टीवेट की जाती थी इंडिया में। फॉर इंडिया वॉज अ बिग सप्लायर ऑफ इंडिगो, और जो इंडिया था उस समय बिग सप्लायर बन गया था इंडिगो का इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस समय।
वाई द डिमांड ऑफ इंडिगो, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब ये कि इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी, इसका क्या रीज़न है। द इंडिगो प्लांट ग्रो प्राइमरी इन द ट्रॉपिक्स, और जो इंडिगो प्लांट है ये ट्रॉपिक्स एरिया के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। बाय द 13th सेंचुरी इंडियन इंडिगो वॉज यूज बाय क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स इन इटली, और 13th सेंचुरी के अंदर जो इंडियन इंडिगो था इसको यूज़ किया गया कपड़ों को बनाने में। क्लोथ मैन्युफैक्चर इन इटली में। फ्रांस एंड ब्रिटेन यूज डाई, और जो फ्रांस और ब्रिटेन थे वो इंडिगो कलर को डाई के लिए यूज़ किया करते थे, कपड़ों को डाई करने के लिए यूज़ करते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडियन इंडिगो, और बहुत ही छोटी अमाउंट के अंदर या थोड़ी अमाउंट के अंदर जो इंडियन इंडिगो था वो यूरोपियन मार्केट के अंदर पहुंचा। एंड इट्स प्राइस वाज वेरी हाई, और उसका जो प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था। यूरोपियन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर देयरफॉर, और जो यूरोपियन क्लोथ्स से उनको बनाया गया देयरफॉर हैड टू डिपेंड टू अनदर प्लांट्स कॉल्ड वॉट। इंडिगो के अलावा दूसरा प्लांट था जिस पर कि जो यूरोपियन क्लोथ्स का क्लोथ मैन्युफैक्चरर डिपेंड हुआ करते थे, वो था वॉट, टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाई। और ये वॉयलेट और ब्लू डाई इससे बनाया जाता था। वॉयलेट एंड ब्लू डाइस बनती थी इसे वॉट से। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, क्योंकि ये टेम्परेट जोन का प्लांट था, वॉट वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप, और जो वॉट था वो बहुत इजीली अवेलेबल था यूरोप के अंदर। इट वाज ग्रोन इन नॉर्दर्न इटली, और उसको उगाया जाता था नॉर्दर्न इटली में। ये यहाँ पर आसानी से ग्रो किया जाता था वॉट। तो वॉट किसकी जगह यूज़ करते थे, ये ओपीएम की जगह, इंडिगो की जगह यूज़ किया करते थे, क्योंकि इंडिगो के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि बहुत कम मात्रा में यूरोप में जाता था, और इस वजह से इनके जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा थे, या इनके जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा थे। और इसी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने ये जो वॉट है इसको यूज़ करना शुरू करा। ये आसानी से ग्रो हो जाता था टेम्परेट जोन के अंदर, और इसको ग्रो किया जाता था नॉर्दर्न इटली, सदर्न फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मनी एंड ब्रिटेन। Worried by the competition from indigo, what producer in Europe pressurized their government to ban the import of indigo। अब उनको ये चिंता लगी रहती थी कि जो वॉट है वो इंडिगो से कंपटीशन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उनको प्रेशराइज किया कि वो इंडिगो के इंपोर्ट पर बैन लगा दें। बैन मतलब रोक लगा दें, क्योंकि वॉट जो है वो इंडिगो से कंपटीशन नहीं कर पा रहा था। क्लोथ ड्रायर्स हाउएवर प्रीफर्ड इंडिगो एज डाई, और जो क्लोथ ड्रायर्स थे यानी क्लोथ को डाई करने वाले जो लोग थे वो प्रीफर करते थे इंडिगो को एज अ डाई। इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर, क्योंकि इंडिगो जो है उससे रिच ब्लू कलर प्रोड्यूस होता था, वेयर एज द डाई फ्रॉम वॉट वॉज पेल, और जो वॉट से जो डाई बनती थी वो उसका कलर हल्का होता था और डल। By the 17th century, European clothes produced persuaded their government, और जो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने उनकी जो गवर्नमेंट थी उनको राज़ी किया टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट। क्योंकि जो यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स थे वो लोग इंडिगो को ज़्यादा यूज़ करते थे, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को मनाया कि वो लोग रिलैक्स करे, मतलब बैन में थोड़ी छूट दे दे बैन इंडिगो के इंपोर्ट पर। द फ्रांस बिगन कल्टिवेटिंग इंडिगो, और जो फ्रांस था उसने इंडिगो की खेती करना शुरू किया इन सैंट डोमिंग इन कैरिबियन आइलैंड, and the Portuguese in Brazil, and the English in Jamaica, and Spanish in Venezuela,
तो ये बताया है कि इंडिगो की खेती कहाँ कहाँ पर होती थी उस टाइम। फ्रांस ने खेती करना शुरू किया सैन डोमिंग के अंदर, और वहीं कैरिबियन जो आइलैंड था, डोमिंग इन द कैरिबियन आइलैंड, सैन डोमिंग जो कि कैरिबियन आइलैंड में था, वहाँ पर फ्रांस ने कल्टीवेशन शुरू किया इंडिगो का। एंड पुर्तगीज इन ब्राज़ील, और जो पुर्तगीज उन्होंने ब्राज़ील में इसका कल्टीवेशन शुरू किया। इंग्लिश ने जमाइका के अंदर और स्पेनिश ने वेनेजुला के अंदर। इंडिगो प्लांटेशन केम अप इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, और जो इंडिगो की खेती थी वो नॉर्थ अमेरिका के कई हिस्सों के अंदर आ गई, यानी कि वहाँ पर भी कल्टीवेशन होने लगा इंडिगो का। तो सारी ये इंडिगो की कहानी है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको कहाँ कहाँ उगाया जाता था और नॉर्थ अमेरिका में इसको कहाँ उगाया जाता था। By the end of 18th century, 18th century के एंड तक द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो ग्रू फर्दर। जो इंडियन इंडिगो की डिमांड थी वो बढ़ गई। ब्रिटेन बिगन टू इंडस्ट्रियलाइज, जो ब्रिटेन था वो इंडस्ट्रियलाइज हो गया, यानी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप होने लगी। इट्स कॉटन प्रोडक्शन एक्सपेंडेड, और उनका जो कॉटन प्रोडक्शन था वो एक्सपेंड हो गया ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय रूप से, जैसे नाटक में एकदम से तेज़ी से बढ़ जाता है, वैसे ही जो कॉटन प्रोडक्शन था वो एक्सपेंड हो गया, क्रिएटिंग एन इनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइंग। और इससे क्या हुआ कि और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई क्लोथ को डाई करने के लिए। वाइल द डिमांड फॉर इंडिगो इंक्रीज, और जैसे जैसे क्लोथ्स बनने लगे वैसे वैसे जो इंडिगो की डिमांड थी वो भी बढ़ गई। इट्स एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स। अब क्या था कि जब इंडिगो की डिमांड बढ़ गई तो इट्स एग्जिस्टिंग जो उसकी सप्लाई थी वेस्ट इंडीज़ से और अमेरिका से वो कोलैप्स्ड हो गई, और फॉर अ वेराइटी ऑफ रीज़न, उसके कई कारण थे। कोलैप्स मतलब आपस टकरा जाना या एक तरह से आपस में भिड़ जाना, जिससे ख़त्म हो जाना। बिटवीन 1783 से 1789 में द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ, और इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वर्ल्ड में वो आधे से भी कम हो गया। क्लोथ ड्रायर्स इन ब्रिटेन नाउ सेपरेटली लुक फॉर न्यू सोर्स। अब जो ब्रिटेन के क्लोथ ड्रायर्स थे वो नई जगह, नए सोर्सेज को ढूंढ रहे थे इंडिगो सप्लाई के रूप में। फ्रॉम वेयर कुड दिस इंडिगो बी प्रोक्योर्ड, और ये कहाँ से ये इंडिगो है उसको मंगाया जाए। तो ये सारी कहानी थी इंडिगो को लेकर। और कैसे ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, जो ब्रिटेन था उसने इंडिया की तरफ अपना रुख किया इंडिगो के लिए। फेस्ड विद राइजिंग डिमांड ऑफ इंडिगो, इंडिगो की डिमांड को बढ़ते हुए देखकर यूरोप में द कंपनी इन इंडिया लुक फॉर वे टू एक्सपेंड द एरिया, और जो कंपनी थी उसने इंडिगो कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको बढ़ाने के बारे में सोचा या ध्यान दिया। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी से इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली एंड बंगाल इंडिगो के टू डोमिनेट द वर्ल्ड मार्केट। अब जो इंडिगो की खेती थी वो बंगाल के अंदर बहुत तेज़ी से होने लगी। जो आपको पता है जो बंगाल है वो इंग्लिश की कॉलोनी था, यानी कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गया था स्टार्टिंग के अंदर ही, दीवान बनने के बाद। इन 1788 ओनली अबाउट 30% ऑफ इंडिगो, 1788 में जो 30% इंडिगो इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में वो इंडिया से किया जाता था। बाय 1810 तक जो प्रपोर्शन था ये गॉन अप टू 95%। पहले जो 30% था वो जो प्रपोर्शन बढ़कर कितना हो गया 95%। मतलब अब बहुत ज़्यादा इंडिगो जो था वो इंडिया से इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। एज द इंडिगो ट्रेडर्स टू, जैसे जैसे इंडिगो ट्रेडर्स बढ़े, कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। अब इंडिगो ट्रेडर्स के बढ़ने के साथ साथ जो कमर्शियल एजेंट्स थे या ऑफिशियल्स थे, यानी ऑफिसर्स जो थे कंपनी के, उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ओवर द ईयर्स, और कई सालों के अंदर
मैनी कंपनीज ऑफिशियल लेफ्ट देयर जॉब टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। और बहुत सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया इंडिगो बिजनेस के लिए, इंडिगो बिजनेस की देखभाल करने के लिए। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट, अब उनको इससे हाई प्रॉफिट का रिस्पेक्ट था, यानी इससे आशा थी कि इसमें इनको बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होगा, और इसी वजह से वो अट्रैक्ट हुए थे। न्यूमरस स्कॉट्समैन इंग्लिशमैन केम टू इंडिया, बहुत सारे जो स्कॉट्समैन और इंग्लिशमैन थे वो इंडिया के अंदर आए। किस लिए आए? क्योंकि उनको ये आशा थी कि जो इससे इंडिगो की खेती से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, या इस बिज़नेस के अंदर जो इंडिगो बिज़नेस है उसमें उनको बहुत प्रॉफिट होगा, और इसी वजह से वो लोग इंडिया के अंदर आए एंड बिकेम प्लांटर्स, और वो प्लांटर्स बन गए। दोज हु हैड नो मनी, जिनके पास पैसे नहीं थे, तो टू प्रोड्यूस इंडिगो, कि वो इंडिगो को प्रोड्यूस कर सकें, वुड गेट लोन फ्रॉम द कंपनी, उन्होंने कंपनी से लोन लिया, एंड द बैंक, और बैंक से दैट वर कमिंग अप एट द टाइम, जो कि उस वक्त आई थी। तो ये कहानी थी किस प्रकार से इंडिगो बिजनेस बढ़ा इंडिया के अंदर। हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, इंडिगो को कैसे लगाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिगो को कैसे लगाया जाता है। और उससे पहले जो आपका क्वेश्चन था कि ब्रिटेन टर्न कैसे, वाई ब्रिटेन टर्न टू इंडिया, इंडिया में क्यों आए ब्रिटेन ब्रिटिशर्स इंडिगो के लिए। तो ये इंडिगो की कल्टीवेशन कैसे की जाती है, देयर वर टू मेन सिस्टम्स, दो मेन सिस्टम्स हैं इंडिगो कल्टीवेशंस के लिए, एक होता है निच और एक होता है रेओटी। Within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in land that he directly control। अब देखो निच और रियोटी मतलब क्या होता है, तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो सिस्टम है निच का, द सिस्टम ऑफ निच कल्टीवेशन, इसके अंदर क्या था, जो प्लांटर्स थे वो इंडिगो प्रोड्यूस करते थे, दैट ही डायरेक्टली, ऐसे लैंड पर जो कि उनके कंट्रोल में थी। He either bought the land or rented it from other zamindar and produced indigo by directed employees, hired laborers। या तो वो लोग जो लैंड थे उनको लेते थे, खरीदते थे, या फिर वो ज़मीन किराए पर लेते थे अदर ज़मींदार से, जिससे कि वो इंडिगो को प्रोड्यूस कर सकें बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर्ड लेबर्स। के डायरेक्ट मतलब जो हायर्ड मतलब पैसे देके जो लेबरों से काम कराते हैं उनको हायर्ड कहा जाता है। तो हायर्ड लेबर्स को रखकर वो इंडिगो की खेती करवा सके। द प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन, ये तो निच कल्टीवेशन के बारे में बता रखा है कि निच कल्टीवेशन के अंदर प्लांटर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंडिगो ऐसे लैंड पर जो उनकी कंट्रोल में होती है, या वो ज़मीन को खरीदते हैं या ज़मीन किराए पे लेते हैं अदर ज़मींदार से, और एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको हायर करते हैं, यानी पैसे देके जो लेबरर्स हैं उनको रखते हैं। ये है निच कल्टीवेशन। अब इस निच कल्टीवेशन में प्रॉब्लम क्या आई, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट, जो प्लांटर्स थे उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन, निच कल्टीवेशन के एरिया को एक्सपेंड करने में उनको काफ़ी मुसीबतों का या काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। इंडिगो कोड बी कल्टिवेटेड, इंडिगो को कल्टिवेट किया जा सकता था ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड पर ही इंडिगो की खेती की जा सकती थी, एंड दीज वर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और ये जो एरिया था फर्टाइल लैंड उसमें पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। ओनली द स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, और बहुत छोटा सा जो लैंड का प्लॉट था, लैंडस्केप का जो हिस्सा था वही उनके पास बचता था। प्लांटर्स नीड लार्ज एरिया, और जो प्लांटर्स थे वो चाहते थे उनको बहुत बड़ा एरिया मिले इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक
टू कल्टीवेट इंडिगो, जिससे कि वो बड़े पैमाने पर इंडिगो की खेती कर सके। इंडिगो इन प्लांटेशन के रूप में। वेयर दे कुड गेट सच लैंड, उनको ऐसी ज़मीन कहाँ से मिली। दे अटेम्प्ट टू लीज, अभी क्वेश्चन आते जा रहे हैं आपको कि भाई इंडिगो के लिए उनको इतनी ज़मीन कहाँ से मिली, क्योंकि जो फर्टाइल लैंड था वो तो बहुत ही छोटा सा था, छोटा सा एरिया ही बचता था, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ रहती थी। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन लैंड्स, तो वो क्या करते थे कि वो लैंड लीज पर लेते थे। लीज मतलब किराए पर। अराउंड द इंडिगो फैक्ट्रीज, और ये इंडिगो फैक्ट्रीज के आसपास ही लिया करते थे। एंड एविक्ट द पीजेंट फ्रॉम द एरियाज, बट दिस ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन। एविक्टेड मतलब होता है निकालना। तो इसमें दे रखा है कि लेबर्स वॉज नीडेड टू एविक्टेड द पीजेंट फ्रॉम द एरिया, यानी कि जो पीजेंट्स थे उनको उनके एरिया से निकाला जाता था। बट दिस ऑलवेज टू कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़ा और टेंशन का कारण बनता था। तो यानी उनको निकालना भी इतना आसान नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बताई कहाँ से वो लैंड आती थी इंडिगो की खेती करने के लिए। तो वो लीज पर लेते थे इंडिगो फैक्ट्री के आसपास, और इसके लिए उनको किसानों को वहाँ से निकालना पड़ता था। एविक्टेड मतलब बेदखल करना उनके एरिया से, और ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का कारण बनता था। इससे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन हो जाती थी। नॉट वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, और नहीं आसानी से लेबर्स को मोबिलाइज किया जाता था। मोबिलाइज मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। अ लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्स अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स, और एक बहुत बड़े प्लांटेशन के लिए ज़रूरत होती है बहुत सारे हाथों के उसको चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए। एंड लेबर वॉज नीडेड preciously at a time when peasants were usually busy in their rice cultivation, और उस समय लेबर्स मिलना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो बिजी हुआ करते थे अपने राइस कल्टीवेशन के अंदर। ये जो डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर फिगर 7, इसके अंदर जो स्लेव्स हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं सैंड डोमिंग में अगस्त 1791 में। और ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये जनवरी के अंदर इन द 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच प्लांटर्स, जो फ्रेंच प्लांटर्स थे, प्रोड्यूस इंडिगो एंड शुगर, ये लोग इंडिगो और शुगर प्रोड्यूस करते थे फ्रांस कॉलोनी में ऑफ द सैंड डोमिंग इन कैरिबियन आइलैंड। द अफ्रीकन स्लेव्स हु वर्कड ऑन द प्लांटेशन, और इसके अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे वो स्लेव्स थे, अफ्रीकन स्लेव्स थे। स्लेव मतलब होता है गुलाम, जिनको अफ्रीका से लाया जाता था। और इन्होंने विद्रोह कर दिया, रिबेलियन मतलब विद्रोह कर देना 1791 में। बर्निंग द प्लांटेशन, इन्होंने आग लगा दी प्लांटेशन के अंदर। एंड किलिंग देयर रिच प्लांटर्स, और उनके जो अमीर प्लांटर्स थे उनको मार दिया। इन 1792 फ्रांस एबोलिश्ड स्लेवरी, 1792 के अंदर फ्रांस ने जो स्लेवरी था फ्रेंच कॉलोनी से उसको ख़त्म कर दिया। इन इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ द इंडिगो प्लांटेशन, और ये जो घटनाएं थी इससे क्या हुआ, इंडिगो प्लांटेशन कैरिबियन आइलैंड से ख़त्म हो गया। तो ये तो था किस प्रकार से कैरिबियन, अभी आपने पढ़ा था कि कैरिबियन के अंदर भी इंडिगो प्लांटेशन किया जाता था, लेकिन ये अफ्रीकन स्लेव्स की वजह से इसको फिनिश कर दिया गया क्योंकि इन्होंने विद्रोह कर दिया। स्लेव का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लेव? तो अ पर्सन हु इज ओन्ड बाय समवन एल्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी और का मालिकाना हक होता है। अ स्लेव हैज़ नो फ्रीडम, एक गुलाम को कोई आज़ादी नहीं होती है। एंड इज़ कंपेल्ड टू वर्क फॉर द मास्टर, और उसको हमेशा अपने मास्टर के लिए ही काम करना पड़ता है। तो ये स्लेव है आपका। निच कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल, और जो निच कल्टीवेशन था एक बड़े पैमाने पर। ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लग्स, इनको बहुत सारे हल और
बैल की ज़रूरत पड़ती थी। यानी निच कल्टीवेशन एक बहुत बड़ी एरिया के अंदर होता था और इसी वजह से इनको बहुत सारे हल, प्लग मीन्स हल एंड बुलक्स की ज़रूरत पड़ती थी बैल की। 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लग्स। अगर मान लीजिए 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए 2 प्लग्स चाहिए, यानी 2 हल चाहिए। दिस मैन दैट अ प्लांटर विद 1000 बीघास, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए प्लांटर के पास 1000 बीघास अगर लैंड है तो उसको 2000 प्लग्स चाहिए, यानी कि 2000 हल चाहिए। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लग वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब प्लग को खरीदना और उसकी मेंटेनेंस करना एक बड़ी समस्या बन गई थी। नॉर कुड सप्लाई टू बी इजीली, और कोई भी आसानी से सप्लाई नहीं कर सकता था। गॉट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लग एंड बुलक्स वर बिजी ऑन द राइस फील्ड। किसानों से वो हल और बैल नहीं ले सकते थे उस वक्त, क्योंकि वो उनके जो किसानों के जो हल और बैल थे वो उस टाइम बिजी हुआ करते थे राइस की खेती में। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट इंडिगो प्लांटर्स नीडेड दैम, और ठीक उसी समय जब ये लोग राइस की खेती किया करते थे, इनको अपने इंडिगो के लिए हल और बैल की जरूरत पड़ती थी। टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivations। reluctant मतलब होता है कोई विशेष कार्य करने का अनिच्छुक। विशेष कार्य किसी न किसी कारण से वो उस काम को नहीं करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं reluctant। तो इसमें दे रखा है टिल द लेट 19th century planters were therefore reluctant टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निच कल्टीवेशन, यानी कि वो जो निच कल्टीवेशन के अंडर जो एरिया है उसको एक्सपेंड करने में अनिच्छुक थे, यानी कि उनकी इच्छा नहीं थी किसी न किसी वजह से। लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो, और 25% से कम जो लैंड थी वो इंडिगो प्रोड्यूस करती थी, वॉज अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर वो आती थी। 25% लैंड जहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस किया जाता था वो इस सिस्टम में आती थी, निच कल्टीवेशन। द रेस्ट वॉज अंडर द अल्टरनेट मोड ऑफ कल्टीवेशन, और बाकी जो था वो अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन में आता था, और वो था रियोटे सिस्टम। रियोटे सिस्टम इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक जितना पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था, इसमें निच कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से इंडिगो की खेती की गई उसके बारे में सब पढ़ा गया था, कहाँ से उनको लैंड मिली, पहले कहाँ कहाँ खेती होती थी इंडिया के अंदर, किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खेती की, और इंडिगो के अलावा और एक प्लांट था जो इंडिगो के जैसा ही था, लेकिन उसका जो कलर था वो लाइट और डल हुआ करता था, जबकि इंडिगो का कलर बहुत रिच ब्लू होता था, जिस वजह से जो इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बीघा एक यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ लैंड को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। बिफोर ब्रिटिश रूल से पहले द साइज ऑफ दिस एरिया वेराइड, और जो साइज़ थी वो अलग अलग पाई जाती थी एरियाज़ की। इन बंगाल द ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज्ड इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़, और फिर बंगाल में जो ब्रिटिश थे उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज किया अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़, यानी एकड़ का 1/3 पार्ट बीघा कहलाता है। तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिएगा, और अगर आपको ये समझ में आ जाता है चैप्टर, जितना पढ़ा है उतना समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।